हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। व्योमकेश रामेश्वर बाबू को लगभग 15 वर्षों से जानता है, लेकिन मुझे संदेह है कि मैंने उसे इन 15 वर्षों में 15 बार देखा है। पिछले 5 या 6 वर्षों में मैंने उसे बिल्कुल भी नहीं देखा, लेकिन हमें साल में 2 बार इस बात का सबूत मिलता था कि वह हमें भूला नहीं है। हर साल बैसाख और विजया के पहले दिन वह नियमित रूप से व्योमकेश को पत्तों से पीटते थे। रामेश्वर बाबू एक महान व्यक्ति थे। कलकत्ता में उनके 8-10 मकान थे और इसके अलावा उनके पास नकदी भी पर्याप्त नहीं थी। मकानों के किराए से होने वाली अधिकांश आय बच जाती थी। उनके परिवार में उनकी दूसरी पत्नी कुमुदिनी, उनके पहले बेटे कुशेश्वर और उनकी बेटी नलिनी शामिल थी। सबसे बढ़कर उनमें हास्य का अंतहीन प्रवाह था। रामेश्वर बाबू विनोदी थे। वह जितना मुस्कुरा सकता था उतना ही हंस भी सकता था। जीवन भर अनेक चीज़ों की खोजबीन के बाद मुझे एक प्राकृतिक नियम का पता चला। जो लोग हास्य विनोद में विश्वास रखते हैं वे कभी अमीर नहीं बन सकते। माता लक्ष्मी को केवल मूर्ख ही प्रिय होते हैं। रामेश्वर बाबू ने मेरे द्वारा खोजे गए इस नियम को नष्ट कर दिया था। कम से कम मुझे तो ये लगा कि यह नियम सार्वभौमिक नहीं था। रामेश्वर बाबू में एक और महान गुण था। वे जिस किसी से एक बार घनिष्ठ परिचय हो जाता था उसे कभी नहीं छोड़ते थे। वो व्योमकेश से उसके घर में हुई एक छोटी सी चोरी के सिलसिले में मिले थे। ये मामला एक हास्यपूर्ण तमाशे में समाप्त हो गया था, लेकिन तब से वो व्योमकेश को प्यार से याद करते थे। मुझे कई बार उनके घर आमंत्रित किया गया। वह हमसे उम्र में बहुत बड़े थे और उनका शरीर भी टूट चुका था, लेकिन मैं उनके द्विमासिक पत्रों से बता सकता था कि उनकी हास्य भावना में जरा भी कमी नहीं आई थी। आज मैं रामेश्वर बाबू के आखिरी मजाक की कहानी लिख रहा हूँ। घटना कुछ साल पहले की है। उस समय कानून में बेटियों को अपने पिता की संपत्ति में समान अधिकार नहीं दिया गया था। बैसाख के पहले दिन दोपहर को रामेश्वर बाबू का पत्र आया। मोटे प्राचीन कागज़ का लिफाफा, साफ अक्षरों में लिखा नाम और पता। व्योमकेश के चेहरे पर मुस्कान फैल गई जब उसने लिफाफा अपने हाथ में लिया। मैंने देखा है कि जब भी लोग रामेश्वर बाबू के बारे में सोचते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। व्योमकेश ने स्नेहपूर्वक लिफाफा देखा और कहा, अजीत, तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि रामेश्वर बाबू की उम्र कितनी होगी? मैंने कहा, 90 होगी। व्योमकेश ने कहा, भले ही ये इतना अधिक न हो, लेकिन 80 तो ज़रूर है। लेकिन भ्रांति अभी तक पकड़ में नहीं आई है। लिखावट भी बिल्कुल स्पष्ट है। उसने आह भरते हुए लिफाफा खोला और पत्र निकाल लिया। 2 तह वाला यह बोर्ड महंगे कागज़ से बना है, जिसके ऊपर एक मोनोग्राम छपा हुआ है। पूरे पत्र पर घिसाव का कोई निशान नहीं है। रामेश्वर बाबू ने लिखा है, ज्ञान का सागर। व्योमकेश बाबू, आप और अजीत बाबू मेरी 9 वर्ष की शुभकामनाएं स्वीकार करें। आपकी बुद्धि शशिकला की तरह दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। अजीत बाबू की लेखनी मोर की पूंछ बन गई है। जाने भी दो, मैं अब निकल रहा हूँ। यमराज का समन आ गया है और गिरफ्तारी वारंट भी जल्द ही आ जाएगा। लेकिन अगर आप यही रहेंगे तो मरने का डर क्या है? इससे पहले कि यमदूत मुझे पकड़ ले, मैं वैकुंठ पहुँच जाऊँगा। केवल ये दुख ही मुझे विजय के अगले दिन आपके प्रति अपना प्रेम व्यक्त करने की अनुमति देगा। नहीं, मैंने अपनी मृत्यु से पहले विषयगत संपत्ति की व्यवस्था कर दी है। आप देखेंगे, मेरी अंतिम इच्छा पूरी होगी। मुझे आपकी बुद्धि पर पूरा भरोसा है। अलविदा। मेरे इस पत्र के प्रति अनादर मत दिखाना। मैं वैकुंठ से पता लगाऊंगा कि तुम्हें 5,000 रुपये मिले हैं या नहीं। श्री रामेश्वर रॉय। पत्र पढ़ने के बाद व्योमकेश सिर झुकाकर बैठ गया। मैंने भी पत्र पढ़ा। अपनी मृत्यु का उपहास करना शायद उनके चरित्र के अनुरूप हो, लेकिन पत्र के अंत में उन्होंने जो शब्द लिखे उनका कोई मतलब नहीं था। मेरी आखिरी इच्छा पूरी हो। कौन सी इच्छा? हमें उनकी अंतिम इच्छा के बारे में कुछ भी पता नहीं है। पत्र में कुछ भी नहीं लिखा है। तो फिर तुम्हें 5,000 टका मिले। कौन से 5,000 टका? क्या यह रामेश्वर बाबू का नया हास्य है, या क्या वे सचमुच हाल ही में कुछ हद तक
बदमिजाज हो गए हैं। व्योमकेश ने अचानक कहा, चलो कल सुबह रामेश्वर बाबू से मिलने चले। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा नहीं होता। मैंने कहा, ठीक है चलो। पत्र पढ़ने के बाद क्या आपको नहीं लगता कि रामेश्वर बाबू अपना आपा खो बैठे हैं? व्योमकेश कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, पितामह भीष्म आदमी कैसे थे? हाल ही में व्योमकेश ने रामायण और महाभारत पढ़ना शुरू किया है और जब भी उनके पास कुछ नहीं होता है तो वह महाकाव्य पढ़ने बैठ जाते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि ये उनकी युगानुकूल धार्मिक भावना या काव्य साहित्य की जड़ों को तलाशने का प्रयास है। इसके अलावा अन्य इरादे भी हो सकते हैं। हालांकि कभी कभी उनके शब्द रामायण और महाभारत की प्रतिध्वनि करते हैं। मैंने पूछा, क्या रामेश्वर बाबू आपके भीष्म दादा है? व्योमकेश ने कहा, थोड़ी समानता है, लेकिन यह रामायण के दशरथ से अधिक मिलता जुलता है। मैंने कहा, दशरथ पर भ्रांति का साया था? उन्होंने कहा, शायद उसने ऐसा किया हो। ये उम्र के कारण नहीं है, ये स्वभाव के कारण है। लेकिन रामेश्वर बाबू भले ही 100 साल तक जीवित रहे, उनकी भ्रांति को भुलाया नहीं जा सकेगा। रामेश्वर बाबू की पारिवारिक परिस्थितियों के बारे में हमारी जानकारी बहुत सीमित है। वह उत्तर कोलकाता में अपने स्वयं के मकान में रहते हैं। दूसरे पक्ष की पत्नी कुमुदिनी अब 50 वर्ष की हो चुकी है, ऐसा मुझे लगता है, और वह निसंतान है। रामेश्वर बाबू ने संभवतः अपने नाम के साथ अपना नाम मिलाकर प्रथम पक्ष के पुत्र का नाम कुशेश्वर रखा था। कुशेश्वर की उम्र 50 वर्ष से कम नहीं है। उनके सिर पर कुछ बाल है और थोड़ा गंजा हो गया है। वो शादीशुदा है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि उसके बच्चे हैं या नहीं। जब आप उसे देखते हैं तो आपको लगता है कि वह एक रीढ़ विहीन असहाय लोगों का समूह है। मैंने सुना है कि उनकी छोटी बहन नलिनी ने किसी से प्रेम करके विवाह कर लिया है, लेकिन रामेश्वर बाबू का उससे कोई संबंध नहीं है। कुल मिलाकर उनका परिवार बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए अशांति की कोई गुंजाइश नहीं है। उसके पास बहुत पैसा है और उसका हास्य बोध भी बहुत अच्छा है। फिर भी ऐसी आशंका है कि उनका पारिवारिक जीवन सुखी नहीं है। अगले दिन मैं 9 बजे रामेश्वर बाबू के घर पहुंचा। घर एक लंबी संकीर्ण संरचना है। मोटरसाइकिल दरवाजे के सामने खड़ी है। हमने बंद दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर बाद एक महिला ने दरवाज़ा खोला। वो शायद किसी और की प्रतीक्षा कर रही थी, इसीलिए हमें देखकर उसकी उग्र निगाहें नरम पड़ गई। अपने सिर पर एक छोटा सा दुपट्टा डालते हुए वो एक तरफ खड़ी हो गई और धीमी आवाज़ में बोली, आप किसे मिलना चाहते हैं? मैंने रामेश्वर बाबू के घर की 2 महिलाओं को देखा है, हालांकि मैंने उनसे बात नहीं की है। ये कुशेश्वर की पत्नी है। वह एक मजबूत हट्टा कट्टा आदमी था, लगभग 40 साल का। व्योमकेश ने कहा, मेरा नाम व्योमकेश बख्शी है, मैं रामेश्वर बाबू से मिलने आया हूँ। महिला का जबड़ा सख्त हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने हमें विदाई देने के लिए दरवाजे से अपना मुंह खोला ही था कि सीढ़ियों पर जूतों की आवाज़ सुनाई दी। महिला ने एक बार अपनी आंखें उठाकर सीढ़ियों की ओर देखा, फिर दरवाजे से दूर हटकर पीछे के कमरे में चली गई। कमरा ज़रूर रसोई होगा, क्योंकि आवाज़ें वैसी ही आ रही थी। 2 आदमी सीढ़ियों से नीचे आए। एक है कुशेश्वर, दूसरे है ब्रिटिश पोशाक में एक बुजुर्ग डॉक्टर। डॉक्टर दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बोले, मुझे डरने की कोई बात नहीं दिखती। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो फ़ोन करें। डॉक्टर मोटरसाइकिल पर बैठ गए और मोटरसाइकिल चलने लगी। हम दरवाजे के बाहर खड़े हैं। कुशेश्वर ने अब तक इस पर ध्यान ही नहीं दिया है। अब मैंने इसे भौं सिकोड़ कर देखा। उनका गंजा स्थान थोड़ा चौड़ा हो गया है तथा शेष बाल भी थोड़े अधिक घुंघराले हो गए हैं। व्योमकेश ने कहा, मुझे नहीं लगता कि आप मुझे पहचानते हैं। मैं व्योमकेश बख्शी हूँ। मैं आपके पिता से मिलना चाहता हूँ। कुशेश्वर चौंके और बोले, व्योमकेश बख्शी? और हाँ, मैं उन्हें पहचानता हूँ। पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। व्योमकेश ने कहा, क्या हुआ? कुशेश्वर ने बताया, कल रात मुझे अचानक दिल का दौरा पड़ा। क्या आप उनसे मिलेंगे? वो 3री मंजिल के कमरे में है। इसी दौरान रसोई घर से आती तेज़ दस्तक की आवाज़ से मैं चौंक गया। कठोर आवाज़। हम तीनों ने उस दिशा में देखा। रसोई घर के अंदर से एक अदृश्य हाथ हथौड़े से दरवाजे पर दस्तक दे रहा है।
कुशेश्वर की ओर देखते हुए मैंने पाया कि उसके हाव भाव बदल गए थे। उसने गला साफ करते हुए कहा, आप मेरे पिता से नहीं मिल सकते, वे बहुत बीमार है, डॉक्टर आए थे। इस बीच खटखटाहट की आवाज़ बंद हो गई थी। व्योमकेश ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझ गया, डॉक्टर का नाम क्या है? कुशेश्वर फिर उत्साहित हो गए और बोले, डॉक्टर असीम सेन। नहीं पूछते हो? महान हृदय रोग विशेषज्ञ। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं नाम जानता हूँ। विवेकानंद रोड पर डिस्पेंसरी। हाँ, तो आप रामेश्वर बाबू से नहीं मिलेंगे? मेरा मतलब है, डॉक्टर का कोई आदेश नहीं है। कुशेश्वर ने रसोई के सिंक की ओर सिकुड़ी हुई आंखों से देखते हुए कहा। वो कब से अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं? शरीर किसी तरह ठीक था, लेकिन वो बहुत बूढ़े हैं, ज़्यादा चल फिर नहीं सकते और अपने घर में ही रहते हैं। कल सुबह उन्होंने कई पत्र लिखे, फिर अचानक रात को। रसोई के दरवाजे पर हल्की सी सरसराहट की आवाज़ आई। कुशेश्वर आधी बात पर ही रुक गए। व्योमकेश ने कहा, आपकी पत्नी नाराज़ लग रही है, चलो चले, नमस्कार। जैसे ही मैं फुटपाथ पर उतरा, मैंने पीछे मुड़कर देखा कि मुख्य दरवाज़ा बंद था। व्योमकेश कुछ देर वही खड़ा रहा, चिंतित दिख रहा था। फिर बोला, डॉक्टर असीम सेन की डिस्पेंसरी ज़्यादा दूर नहीं है, चलो उनसे मिलने चले। सौभाग्य से डॉक्टर सेन डिस्पेंसरी में थे और वहाँ 3 या 4 मरीज़ थे। व्योमकेश ने एक नोट पर अपना नाम लिखकर भेज दिया। डॉक्टर सेन ने उसे ये कहते हुए भेज दिया कि हमें थोड़ी देर इंतज़ार करना होगा। आधे घंटे बाद मरीजों को छुट्टी देने के बाद डॉक्टर सेन ने हमें बुलाया। हम उनके निजी कमरे में पहुँचे। डॉक्टर साहब मेडिकल उपकरणों से सजे एक बड़े कमरे के बीच में एक बड़ी सी मेज़ के सामने बैठे थे। उन्होंने व्योमकेश की ओर देखा और कहा, क्या आप व्योमकेश बाबू हैं? क्या मैंने तुम्हें आज रामेश्वर बाबू के घर पर नहीं देखा था? व्योमकेश ने कहा, हाँ, हम दिल की जांच कराने नहीं आए हैं, हमें और काम है। मेरी पहचान। डॉक्टर सेन मुस्कुराए और बोले, अपना परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है, बैठ जाओ, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हम लोग डॉक्टर सेन के सामने कुर्सियों पर बैठे। व्योमकेश ने कहा, मैं रामेश्वर बाबू को काफ़ी समय से जानता हूँ। कल मुझे उनका नववर्ष का शुभकामना संदेश मिला, जिसमें उन्होंने अपनी शंका व्यक्त की थी कि वे अधिक समय तक जीवित नहीं रहेंगे। इसलिए मैं आज सुबह उनसे मिलने आया। मैंने सुना है कि कल रात उन्हें दिल का दौरा पड़ा। मैं उनसे मिल नहीं सका, इसलिए उनके बारे में जानने के लिए आपके पास आया हूँ। क्या आप रामेश्वर बाबू के पारिवारिक डॉक्टर हैं? डॉक्टर सेन ने कहा, आप कह सकते हैं कि ये पारिवारिक मित्र है। मैं 30 साल से उन पर नज़र रख रहा हूँ। उसका दिल मजबूत नहीं है और वो बहुत बूढ़ा है। कभी कभी उसे हल्का सा दर्द होता था, फिर कल अचानक इसमें गंभीर वृद्धि हो गई। हालांकि अब वह इसमें कामयाब हो गए हैं। मौत का कोई खतरा नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह सकता। ऐसे रोगी के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। आप 2 साल तक जीवित रह सकते हैं और फिर आज ही दूसरा दौरा पड़ सकता है, तब जीवित रहना कठिन है। डॉक्टर, क्या आपको लगता है कि रामेश्वर बाबू का इलाज हमेशा की तरह हो रहा है? डॉक्टर ने कुछ देर तक मेरी ओर देखा, फिर धीरे से कहा, मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। क्या ऐसे सुझाव के पीछे कोई वैध कारण है? व्योमकेश ने कहा, मैं केवल रामेश्वर बाबू को जानता हूँ, उनके परिवार में किसी और को इतनी अच्छी तरह नहीं जानता। लेकिन आज चारों ओर देखने के बाद मुझे संदेह है कि वे नहीं चाहते कि बाहरी लोग रामेश्वर बाबू के करीब आए। डॉक्टर ने कहा, ये सही है, आप रामेश्वर बाबू के परिवार को अच्छी तरह नहीं जानते, लेकिन मुझे पता है। अद्भुत परिवार। कोई व्यक्ति पागल हो गया है। रामेश्वर बाबू की पत्नी कुमुदिनी 60 साल की हो गई है और अथर्व मोटा हो गया है, लेकिन वह अभी भी गुड़ियों से खेलता है और दुनिया में कुछ भी नहीं देखता। कुशेश्वर एक गिरोह है और वह अपनी पत्नी की बात सुनकर उठ बैठा। केवल कुशेश्वर की पत्नी लावण्या में ही विवेक है, इसलिए वह परिस्थितियों का सामना करते हुए संसार की शासक बन बैठी है। लेकिन घर पर कोई नौकर या बौना क्यों नहीं है? लावण्या नौकरों की बकबक बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए उसने उन सबको भगा दिया है। वह स्वयं खाना नहीं बना सकती, परंतु वह बाकी सारा काम स्वयं ही करती है। वह कुशेश्वर को बाजार भेजती है। लेकिन क्यों? मैं चाहता हूँ कि इन सब का कोई अर्थ हो। डॉक्टर ने एक क्षण सोचा और कहा, मेरा मानना है कि नलिनी ही इस सब की जड़ है। नलिनी?
रामेश्वर बाबू की बेटी? हाँ, हो सकता है आपने इसके बारे में काफ़ी समय से नहीं सुना हो। नलिनी ने परिवार में सबकी मर्जी के खिलाफ एक लड़के से शादी कर ली और तब से सभी उससे नाराज़ है। लावण्या सबसे अधिक क्रोधित है। रामेश्वर बाबू पहले तो बहुत क्रोधित हुए, लेकिन धीरे धीरे उनका क्रोध शांत हो गया। लेकिन लावण्या राजी नहीं हुई। वह नलिनी को घर में घुसने नहीं देना चाहती, उसे उसके पिता से मिलने नहीं देना चाहती। उन्हें इसीलिए हटाया गया ताकि रामेश्वर बाबू अपने नौकरों और सेवकों के माध्यम से अपनी बेटी से संपर्क स्थापित न कर ले। कहने को तो रामेश्वर बाबू घर में नज़रबंद है, लेकिन उनकी सेवाओं में कोई कमी नहीं है। व्योमकेश एक क्षण चुप रहा और फिर बोला, मैं स्थिति को कुछ कुछ समझ रहा हूँ। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रामेश्वर बाबू ने वसीयत बनाई थी या नहीं? डॉक्टर सेन ने आश्चर्य से व्योमकेश से पूछा। उसने बनाई थी। मेरा मानना है कि उन्होंने अपनी वसीयत में अपनी संपत्ति का एक हिस्सा नलिनी के लिए छोड़ दिया था। मुझे नहीं पता था, मुझे कल रात पता चला। किस प्रकार? कल रात 10 बजे रामेश्वर बाबू को दिल का दौरा पड़ा। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गया। 1 घंटे बाद रामेश्वर बाबू की हालत ठीक हो गई। रामेश्वर बाबू ने आंखें खोलकर चारों ओर देखा, फिर फुसफुसाए, डॉक्टर, मैंने वसीयत बना ली है। अगर तुम पत्र उठाओ तो नलिनी को बताना। इसी समय लावण्या पुनः कमरे में आई और फिर कुछ नहीं कहा गया। व्योमकेश ने कहा, ये स्पष्ट है कि वे रामेश्वर बाबू को वसीयत नहीं बनाने दे रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि वे संपत्ति का कुछ हिस्सा नलिनी के लिए छोड़ दे। यदि बिना वसीयत किए उनकी मृत्यु हो जाए तो उत्तराधिकार के सामान्य नियमों के अनुसार बेटे और पत्नी को संपत्ति मिलेगी, बेटी को कुछ नहीं मिलेगा। रामेश्वर बाबू का वकील कौन है? डॉक्टर सेन ने कहा, मैंने कभी किसी को घर में वकील के बारे में बात करते नहीं सुना। व्योमकेश ने उठते हुए कहा, मैंने आपका बहुत समय बर्बाद किया है। नलिनी की वैवाहिक स्थिति कैसी है? डॉक्टर ने कहा, उनके पति देवनाथ एक छोटी सी नौकरी करते हैं जिससे उन्हें 300 से 400 टका की कमाई होती है, लेकिन कई बच्चे। फिर हमने डॉक्टर सेन का अभिवादन किया और चले गए। रामेश्वर बाबू के पारिवारिक जीवन का चित्र अधिक संपूर्ण हो गया, परंतु वह सुखद नहीं था। बूढ़ा हास्यकार अपने जीवन के अंतिम समय में सचमुच संकट में है, फिर भी उसकी मदद करने का कोई रास्ता नहीं है। एक दिन लगभग 8 दिन बाद मैंने देखा कि अखबार के पिछले पन्ने के कोने में रामेश्वर बाबू की मृत्यु की खबर छपी थी। वो कोई प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उनके पास पैसा था, इसीलिए ऐसा लगता है कि उनकी मौत की खबर दैनिक अखबारों के पन्नों तक पहुंच गई। व्योमकेश केवल अखबारों में विज्ञापन पढ़ता था, इसीलिए मैंने उसे खबर दिखाई। आज रामेश्वर बाबू का नाम सुनते ही उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं आई। वे काफ़ी देर तक मौन बैठे रहे। फिर वह अगले कमरे में गए और टेलीफोन पर किसी से बात की। जब वह वापस आया तो मैंने पूछा, कौन? उन्होंने कहा, डॉक्टर असीम सेन। रामेश्वर बाबू का परसों रात निधन हो गया। एक और दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टर सेन मौजूद थे, लेकिन वह उसे बचा नहीं सके। डॉक्टर ने प्राकृतिक मृत्यु का प्रमाण पत्र जारी किया। मैंने पूछा, क्या आपको कोई संदेह था? उन्होंने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं, ऐसी स्थिति में थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ी सी जानबूझकर की गई लापरवाही जानलेवा बन सकती है। अगर रामेश्वर बाबू मर गए तो इनमें से किसी को नुकसान नहीं होगा, बल्कि सबको फ़ायदा होगा। और सवाल ये है कि अगर उन्होंने वसीयत बनाई और नलिनी को उसमें हिस्सा दिया तो क्या वे उस वसीयत को रखेंगे? अगर तुम्हें यह मिल गया तो तुम इसे फाड़ दोगे। उसी दोपहर नलिनी और उनके पति देवनाथ मिलने आए। नलिनी की उम्र लगभग 40 वर्ष है। संतान और सौभाग्य की अधिकता के कारण शरीर कुछ दुबला पतला है, परंतु युवावस्था के दाग शरीर से पूरी तरह गायब नहीं हुए हैं। देवनाथ की उम्र लगभग 45 वर्ष है। एक खूबसूरत महिला ने हाथ उठाकर हमारा अभिवादन किया। नलिनी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, पिताजी मर गए हैं, उनका अंतिम आदेश आपसे मिलने का था, इसीलिए मैं आई हूँ। व्योमकेश ने उनका स्वागत किया और उन्हें बैठाया। जब सब लोग बैठ गए तो उन्होंने पूछा, रामेश्वर बाबू का अंतिम आदेश आपको कब मिला था? नलिनी बोली, बैसाख की 1 तारीख। इस पत्र को देखो। लिफाफे पर कोलकाता की अपेक्षाकृत आपदाग्रस्त क्षेत्र का पता लिखा हुआ है। यह पत्र एक मोनोग्राम युक्त कागज़ का टुकड़ा है
जो व्योमकेश को लिखे गए पत्र जैसा ही है। पत्र छोटा है लेकिन अधिक अनुकूल है। कृपया मेरे नववर्ष की शुभकामनाएं स्वीकार करें। अगर कुछ भी अच्छा या बुरा हो तो श्री व्योमकेश बख्शी से मिलिए। शुभचिंतक पिता। अगर कुशेश्वर और लावण्या ने पत्र खोलकर पढ़ा होता तो उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं लगता। कुछ अच्छा घटित होना, इसका छिपा हुआ अर्थ यह है कि स्वयं की मृत्यु की संभावना को तत्काल नहीं समझा जा सकता। यह एक सामान्य विपत्ति भी हो सकती है। इसलिए उन्होंने पत्र को रखा नहीं। पत्र लौटाते हुए व्योमकेश ने पूछा, आप आखिरी बार रामेश्वर बाबू से कब मिले थे? नलिनी ने कहा, 6 महीने पहले। पूजा के बाद मैं अपने पिता को मिलने गई थी। वह आखिरी बार था जब मैंने उन्हें देखा था। बौदी पूरे समय मेरे पास ही खड़ी रही और मुझे पिताजी से अकेले में एक शब्द भी बात नहीं करने दी। क्या आपके अपनी बौदी के साथ अच्छे संबंध नहीं है? क्या यही एक कारण है? और क्या नंद भावज, यही कारण है? मेरी बौदी बांझ है लेकिन मेरी माँ षष्ठी ने मुझे बच्चे दिए हैं, यही कारण है? क्या आपने हाल ही में डॉक्टर सेन से मुलाकात की है? कल सुबह अंकल सेन हमारे घर आए। उन्होंने कहा मेरे पिता ने एक वसीयत बनाई थी। क्या आप जानते हैं कि वो वसीयत कहाँ है? मुझे कैसे पता चलेगा? उन्होंने किसी तरह मेरे पिता को कैद कर लिया था। पिता थक चुके थे। तीसरी मंजिल के अपने कमरे से बाहर निकलने में असमर्थ थे। वे अपने पिता की रक्षा राक्षसों की तरह करते थे। वे अपने पिता द्वारा लिखे गए पत्रों को खोलते थे और जो पत्र उन्हें पसंद नहीं आते थे उन्हें फाड़ देते थे। भले ही मेरे पिता ने वसीयत बना दी हो, तो क्या वह अब भी मौजूद है? बौदी ने उसे फाड़ दिया हो तो? व्योमकेश ने कहा, रामेश्वर बाबू बहुत होशियार आदमी थे। अगर उन्होंने वसीयत बनाई होती तो उसे कहीं ऐसी जगह छिपा देते जहाँ कोई आसानी से न पा सके। काम यह है कि वे उसे ढूंढ ले, इससे पहले हमें ढूंढना चाहिए। नलिनी ने उत्सुकता से कहा, हाँ व्योमकेश बाबू, यदि पिताजी ने वसीयत बनाई है तो उन्होंने हमें कुछ दिया होगा, अन्यथा वसीयत बनाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस स्थिति में क्या किया जाए? हमें कुछ भी नहीं पता। नलिनी ने आंसू भरी आंखों से व्योमकेश की ओर देखा। इस समय देवनाथ ने अपना गला साफ किया और पहली दफ़ा कुछ कहने का प्रयास किया। जब व्योमकेश ने उसकी ओर नज़र घुमाई तो वह थोड़ा झिझकते हुए बोला, मुझे कुछ याद आ गया। मैंने सुना है कि वसीयत बनाते समय 2 गवाहों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं, लेकिन मेरे ससुर 2 गवाह कहाँ से ढूंढेंगे? व्योमकेश ने कहा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक अपवाद है। यदि वसीयत बनाने वाला व्यक्ति स्वयं अपने हाथ से वसीयत लिखता है तो गवाहों की कोई आवश्यकता नहीं होती। नलिनी ने चमकती आंखों से अपने पति की ओर देखा और बोली, क्या तुमने सुना? इसलिए मेरे पिता ने मुझे उनसे मिलने के लिए कहा। व्योमकेश बाबू, कोई रास्ता निकालिए। व्योमकेश ने कहा, मैं कोशिश करूँगा। विल घर पर है, हमें घर की तलाशी लेनी होगी। लेकिन वे किसी को अपने घर की तलाशी क्यों लेने देंगे? आपको पुलिस से सहायता लेनी होगी। डॉक्टर असीम सेन की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसमें 2 से 4 दिन लगेंगे। तुम घर जाओ, मैं वही करूँगा जो मुझे करना चाहिए। अगर इच्छा शक्ति है तो मैं उसे ढूंढ लूँगा। जब व्योमकेश सरकार से मिलने गए तो वे मुझे अपने साथ नहीं ले गए। मुझे सरकारी दफ्तरों की भूल भुलैया में भटकना भी पसंद नहीं था। 2 दिन तक व्योमकेश न जाने कहाँ घूमता रहा। तीसरी शाम घर लौटते हुए उन्होंने एक लंबी सांस छोड़ी और कहा, सब कुछ ठीक है। मैंने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, तलाशी वारंट प्राप्त कर लिया गया है। कल सुबह हम पुलिस के साथ रामेश्वर बाबू के घर की तलाशी लेंगे। अगली सुबह हम रामेश्वर बाबू के घर पहुँचे। साथ में 5-6 पुलिसकर्मी और इंस्पेक्टर हल्दर नामक एक अधिकारी भी था। कुशेश्वर सबसे पहले उछल कूद करने लगे, जबकि उनकी पत्नी लावण्या ने हमारे सामने उन्हें राख में बदलने की व्यर्थ कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इंस्पेक्टर हल्दर ने उन्हें और विधवा कुमुदिनी को एक पुलिसकर्मी की निगरानी में रसोई में बंद कर दिया और तलाशी शुरू कर दी। 3 मंजिला मकान की कोई भी मंजिल छूटी नहीं थी। 2 ने भूतल की तलाशी ली, 2 ने दूसरी मंजिल पर कुशेश्वर और लावण्या के कमरों की तलाशी ली और व्योमकेश, इंस्पेक्टर हल्दर और मैं तीसरी मंजिल पर गए। रामेश्वर बाबू तीसरी मंजिल पर रहते थे, इसलिए वसीयत वही मिलने की संभावना अधिक है। 3 मंजिलें और 2 कमरे। छोटा कमरा गृहिणी का शयन कक्ष है, बड़ा कमरा रामेश्वर बाबू का शयन कक्ष और कार्यालय दोनों है। एक तरफ उनका बिस्तर था, दूसरी तरफ मेज़, कुर्सी, किताबों की अलमारी आदि थी।
इस कमरे से बाथरूम तक जाने वाला एक संकरा दरवाज़ा है। हमने खोज शुरू की। खोज का कोई विस्तृत विवरण आवश्यक नहीं है। दोनों कमरों में बहुत सारा फर्नीचर, बिस्तर, मेज़, कुर्सियाँ थी और अलमारी के अंदर एक कागज़ का टुकड़ा। इसलिए गहन तलाशी ली गई। खोज करते समय मुझे एक जानकारी मिली। यहाँ की एक बार और तलाशी ली जा चुकी है। कुशेश्वर और उनकी पत्नी विल की तलाश कर रहे हैं। व्योमकेश ने मेरी बात सुनी और कहा, अब प्रश्न ये है कि क्या उन्होंने इसे पाया। 2.5 घंटे के बाद हम थक कर मेज़ पर बैठ गए। मेज़ के एक ओर पीतल का छोटा सा ओखली पड़ा था, जिस पर रामेश्वर बाबू पान पीस कर खाते थे। व्योमकेश बाबू ने उसे बाहर निकाला और इधर उधर घुमाने लगे। इससे पहले निचली मंजिलों की तलाशी लेने वालों ने बताया था कि वहाँ कुछ भी नहीं मिला। इंस्पेक्टर हल्दर ने कहा, तीसरी मंजिल पर नहीं। इसका मतलब ये है कि रामेश्वर बाबू ने कोई वसीयत नहीं बनाई थी या उन्हें वसीयत पहले ही मिल गई थी। व्योमकेश ने कहा, वसीयत बनाने में मुझे कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस समय इंस्पेक्टर हल्दर ने आलस से ओस से ढके जार का ढक्कन उठाया। मेज़ पर कागज़, कलम, लिफाफे, पिन, कुशन और धूप बत्ती का एक जार रखा हुआ था। हमने मेज़ और उसके दराजों की तलाशी पहले ही ले ली थी, लेकिन जैसे ही हमने जार का ढक्कन खोला, एक तीखी गंध हमारी नाक में घुस गई। कच्चे प्याज की गंध। व्योमकेश सीधा होकर बैठ गया। क्या गंध है? कच्चे प्याज? चलो देखते हैं। उसने अगरबत्ती की बोतल को पास खींचा और उसकी सुगंध को गहराई से सूंघा। उसने बोतल को झुकाया और उसके अंदर एक गाढ़ा सफ़ेद पदार्थ देखा, जिसे उसने गोंद समझा। लेकिन इसमें प्याज जैसी गंध क्यों आती है? प्याज कहाँ से आया? व्योमकेश कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा। उसके हाथ में अगरबत्ती की बोतल थी। शांति के पीछे चल रही गहन मानसिक गतिविधि का अनुमान उसकी आंखों की तीव्र दृष्टि से लगाया जा सकता है। मैंने इंस्पेक्टर हल्दर से नज़रें मिलाई। प्याज की सुगंध वाली धूप बत्ती की ओस में व्योमकेश ने क्या रहस्य खोजा। इंस्पेक्टर हल्दर, क्या आप कुशेश्वर की पत्नी को बुलाएंगे? थोड़ी देर बाद लावण्या कमरे में दाखिल हुई और हर कदम पर विद्रोह का संकेत दे रही थी। व्योमकेश खड़ा हुआ और अपनी कुर्सी की ओर इशारा करते हुए बोला, बैठ जाइए, आपके लिए एक सवाल है। लावण्या बैठ गई। उसका जबड़ा मजबूत है। उसकी आंखें भयंकर संदेह से भरी है। 3 अपरिचित व्यक्तियों को देखने के बाद भी उसकी निगाहें नरम नहीं पड़ी। व्योमकेश ने पूछा, क्या आपके ससुर को कच्चा प्याज खाना पसंद था? लावण्या ने आश्चर्य से व्योमकेश की ओर देखा। उसके चेहरे पर विद्रोह का भाव कुछ कम हो गया था। उसने कहा, मुझे ये पसंद नहीं था, लेकिन जाने से कुछ दिन पहले उन्हें कच्चे प्याज खाने की इच्छा हो रही थी। वह उदासीनता की स्थिति में थे। उनके मुंह में एक भी दांत नहीं था। वह प्याज को ओखली में पीस कर खाते थे। व्योमकेश ने कहा, ओह, अपनी मृत्यु से कितने समय पहले उन्हें प्याज खाने की इच्छा हुई थी? लावण्या ने सोचा और कहा, 10 या 12 दिन पहले, चैत्र माह के अंत में। व्योमकेश ने विस्मय से हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया है, इसलिए कृपया मुझे क्षमा कर दो। आओ अजीत, आओ इंस्पेक्टर हल्दर, हमारा काम यहाँ खत्म हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि काम कैसे और कहाँ खत्म हुआ। हम एक एक करके बाहर आए। व्योमकेश फुटपाथ पर उतर आया और बोला, इंस्पेक्टर हल्दर, आप जाइए हमारे घर पर। अब आपको अपने साथियों की आवश्यकता नहीं होगी। घर पहुंचकर उन्होंने मुझसे पूछा, अजीत, वो पत्र कहाँ है जो रामेश्वर बाबू ने मुझे नए साल पर लिखा था? मैंने चारों ओर देखा और कहा, मैंने वो पत्र दोबारा नहीं देखा। ये यही कहीं है। ये कहाँ जाएगा? हमारे पास अपने निजी पत्रों की कोई फाइल नहीं है। एक बार पत्र पढ़ लिए जाने के बाद वे कुछ दिनों तक पड़े रहते हैं, फिर उन्हें बड़े करीने से साफ कर दिया जाता है। व्योमकेश बहुत परेशान हो गया और बोला, देखो, ढूंढो, पत्र बहुत महत्वपूर्ण है। रामेश्वर बाबू ने उसमें लिखा, मेरे इस पत्र का अनादर मत करो। उस समय मुझे समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब था। इंस्पेक्टर हल्दर ने कहा, लेकिन बात क्या है, ये पत्र अचानक इतना ज़रूरी कैसे हो गया? व्योमकेश ने कहा, तुम समझे नहीं, वह पत्र रामेश्वर बाबू की वसीयत है। ओह, क्या? हाँ, मुझे इसका एहसास तब हुआ जब मैंने सिरके के जार में प्याज का रस देखा। रामेश्वर बाबू ने अपनी वसीयत अदृश्य स्याही से लिखकर मुझे भेज दी। लेकिन अदृश्य स्याही? मैं आपको बाद में बता दूंगा। अजीत, चारों ओर देखो। नितराम को बुलाया गया, लेकिन वह कुछ नहीं बोल सका। व्योमकेश सिर पर हाथ रख कर बैठ गया।
तभी पांशु ने चेहरा ऊपर उठाया और कहा, रुको रुको, आप बाहर नहीं देख सकते, आपको अपने मन के भीतर देखना होगा। एक आराम कुर्सी पर पैर फैलाकर लेटकर उसने सिगरेट जलाई और लकड़ी के हैंडल की ओर आंखें उठाई और बार बार धुआं छोड़ने लगा। हमने भी सिगरेट जलाई। 15 मिनट बाद वह जोर से उठ बैठा और बोला, क्या तुम्हें याद है उस दिन मैं कौन सी किताब पढ़ रहा था? मैंने पूछा, कब? किस दिन? जिस दिन रामेश्वर बाबू का पत्र आया। बैसाख का पहला दिन, दोपहर। मुझे याद नहीं है। मैंने उस दिन के दृश्य को अपने मन में चित्रित करने की कोशिश की। डाकिये ने दरवाज़ा खटखटाया। व्योमकेश ने पद्मासन में बैठकर एक मोटी किताब पढ़ रहा था। काली सिंह द्वारा रचित महाभारत या हेमचंद्र द्वारा रचित रामायण? व्योमकेश ने कहा, महाभारत भाग 2। क्या तुम्हें पितामह भीष्म का जिक्र याद नहीं है? मैं दौड़ कर गया और शेल्फ से महाभारत का दूसरा खंड निकाला। जैसे ही मैंने पन्ना खोला, रामेश्वर बाबू का पत्र सामने आया। साथ में एक नोट भी था। व्योमकेश खुशी से चिल्लाया, ये मिल गया, मिला। पुंतीराम, एक अंगूठी पर कोयले की आग जलाकर लाओ। व्योमकेश का फ़ोन आने के बाद डॉक्टर असीम सेन नलिनी और देवनाथ के साथ आ गए हैं। घर के फर्श पर आग का घेरा होने से घर का वातावरण और भी गर्म हो गया। व्योमकेश ने ध्यान से पत्र अपने हाथ में लिया और कहना शुरू किया। रामेश्वर बाबू विनोदी थे और बहुत बुद्धिमान भी थे, लेकिन उनका शरीर काम करने में असमर्थ था। उनमें स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता नहीं थी। वे अपने बेटे और बहू के हाथों की कठपुतली बन गए थे। जब उन्हें एहसास हुआ कि उनका जीवन समाप्त होने वाला है, तो वह अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा अपनी बेटी को भी देना चाहते थे। लेकिन अगर बेटी संपत्ति में हिस्सा चाहती है तो उसे वसीयत बनानी होगी। मौजूदा कानून के मुताबिक बेटी का अपने पिता की संपत्ति पर कोई स्वाभाविक अधिकार नहीं है। रामेश्वर बाबू ने निश्चय किया कि वे वसीयत बनाएंगे, लेकिन सिर्फ वसीयत बनाना ही पर्याप्त नहीं है। क्या इसकी निश्चितता है कि उसकी मृत्यु के बाद भी वसीयत कायम रहेगी? कुशेश्वर और लावण्या नलिनी को संपत्ति में हिस्सा नहीं देंगे। वे नलिनी को उसके पिता से मिलने नहीं देते। रामेश्वर बाबू को हमेशा अपने पास रखते हैं। वह उनके द्वारा लिखे गए सभी पत्रों को खोलते हैं और उनका निरीक्षण करते हैं, और यदि पत्र में कुछ भी संदिग्ध लगता है तो वो उसे फाड़ कर फेंक देते हैं। लेकिन रास्ता क्या है? रामेश्वर बाबू ने चतुराई से एक समाधान निकाला। हर कोई ये नहीं जानता कि यदि आप प्याज के रस से पत्र लिखते हैं तो लेखन गायब हो जाता है और कागज़ पर कोई निशान नहीं रह जाता। लेकिन उस अदृश्य लेखन को प्रकट करने का एक तरीका है, बहुत सरल। जब कागज़ को आग में गर्म किया जाता है तो अदृश्य लेखन प्रकट होता है। जब मैं स्कूल में था, मुझे जादू करना बहुत पसंद था। मैंने ये जादू अपने सहपाठियों को कई बार कर दिखाया है। रामेश्वर बाबू इस जादू को जानते थे। उसे कच्चा प्याज खाने का मन हुआ। उनके बेटे और पत्नी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। रामेश्वर बाबू पान को ओखली में पीस कर खाते थे। उन्होंने प्याज लिया और उसे ओखली में कुचल दिया। उन्होंने सिरके की बोतल से सिरका निकाला और उसमें प्याज का रस भर दिया। कोई नहीं जान सका। उनकी आत्मा में हास्य की भावना थी। करते हुए वह मन ही मन खूब हंसे होगी। बैसाख के पहले दिन वह अपने करीबी दोस्तों को पत्र लिखकर उनकी खुशहाली की कामना करते थे। नया साल नज़दीक आते देख उन्होंने पत्र लिखना शुरू कर दिया। वो मुझे हर साल पत्र लिखते हैं। इस बार भी उन्होंने पत्र लिखा। फिर उन्होंने पत्र के पीछे अदृश्य प्याज के रस से अपनी वसीयत लिखी। ये पत्र और वसीयत है। व्योमकेश ने लिफाफा खोला और ध्यान से पत्र निकाला। उसने पत्र की तह खोली, उसके दोनों सिरे दोनों हाथों में पकड़े और धीरे धीरे उसे चूल्हे पर रख दिया। हमने अपनी सांस रोक ली और उसे देखते रहे। 1 मिनट तक सांस रोके रखने के बाद हमारी सामूहिक नाक से जोर की सांस निकली। कागज़ के पीछे भूरे अक्षर उभर रहे हैं। 5 मिनट बाद व्योमकेश ने कागज़ को आग से उतारकर एक बार उस पर नज़र डाली। फिर उसे डॉक्टर सेन की ओर बढ़ाते हुए कहा, डॉक्टर सेन, ये वही वसीयत है जिसके बारे में रामेश्वर बाबू ने आपको बताया था। पढ़ो, हम सब सुनेंगे। डॉक्टर सेन ने एक बार उनके मन में वसीयत पढ़ ली। उनके चेहरे पर एक यादगार मुस्कान फैल गई। फिर उन्होंने अपना गला साफ किया और मंत्रोच्चार के स्वर में कहना शुरू किया, भगवान वासुदेव को नमस्कार। मैं श्री रामेश्वर राय, साकिम नंबर 17 श्यामधन मित्रा लेन, बाग बाज़ार, कलकत्ता ने आज अच्छे स्वास्थ्य एवं स्वस्थ अवस्था में अपनी अंतिम वसीयत लिखी है।
परिस्थितियों के कारण वसीयत के लिए गवाह जुटाना संभव नहीं था, इसीलिए मैंने वसीयत अपने हाथ से लिखी। मैं मानसिक रूप से बीमार या मानसिक रूप से परेशान नहीं हूँ, जैसा कि डॉक्टर असीम सेन गवाह है। मैं अब अपनी अंतिम वसीयत लिख रहा हूँ। कोलकाता में मेरे 8 मकान और बैंक में जमा धन में से मेरी बेटी श्रीमती नलिनी को हैरिसन रोड वाला मकान और 75,000 रुपये नकद मिलेंगे। मेरी पत्नी श्रीमती कुमोदिनी अपने शेष जीवन में श्यामपुकुर स्थित मेरे मकान में उप किराएदारी का आनंद लेगी। उनकी मृत्यु के बाद वह मकान मेरी बेटी नलिनी को मिलेगा। मेरे बेटे श्री कुशेश्वर रॉय को मेरी शेष सारी संपत्तियाँ, 6 घर और बैंक का पैसा मिलेगा। मैं प्रसिद्ध सत्यान्वेषी श्री व्योमकेश बख्शी और प्रसिद्ध चिकित्सक असीम सेन को अपनी वसीयत का निष्पादक नियुक्त करता हूँ। वे आवश्यक व्यवस्था करेंगे और प्रत्येक को मेरी संपत्ति से 5,000 टका का पारिश्रमिक मिलेगा। तिथि बैसाख की 1 तारीख। हस्ताक्षर बकलम खास श्री रामेश्वर रॉय। वसीयत पढ़ने के बाद कुछ देर तक कोई नहीं बोला। फिर हम सब खुशी से चिल्ला उठे। नलिनी आंखों में आंसू लिए दौड़ी हुई आई और व्योमकेश के पैरों की धूल ले आई। उन्होंने मधुर स्वर में कहा, आपने हमें नया जीवन दिया। व्योमकेश ने दयनीय ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें दिया, लेकिन क्या इसे अदालत में मंजूरी मिलेगी? इंस्पेक्टर हलदार आए और जल्दी से व्योमकेश से हाथ मिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, वे वसीयत को चुनौती देने का साहस नहीं करेंगे। अगर ये ऐसा करेंगे तो मैं गवाही दूंगा। डॉक्टर असीम सेन ने कहा, मैं भी। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।